कौन है ये तुम्हारे साथ और क्यों कर इस कदर इस्तेहकाक से खड़ी है? बताओ हमज़ा, क्यों ये तुम्हारे साथ खड़ी है इस कदर इस्तेहकाक से? जवाब दो। उज़ैफ़ा ने ही घर का बैरूनी दरवाज़ा खोला था। हमज़ा को इतने दिन बाद वापस देखकर उसके चेहरे पर खुशी के कई रंग बिखरे थे। रिश्तों के नाम पर अल्लाह ने उसको चंद एक ही रिश्तों की दौलत से तो नवाजा था, और इन महदूद रिश्तों को वो हरगिज़ खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो दरवाजे की चौखट से हटकर साइड पर होकर हमज़ा के लिए अंदर आने का रास्ता बना गया था, लेकिन अंदर आने के चंद सेकंड बाद ही हमज़ा ने इशारतन किसी और को भी अपने पीछे अंदर आने का कहा था। अंदर आने वाली हस्ती को देखकर हमज़ा के चेहरे पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट बिखरी थी, जो कि उज़ैफ़ा को सख्त नागवार गुजरी। उज़ैफ़ा की तेवरियों पर नाकाबिले फ़हम बल पड़े थे, जो कि हमज़ा की निगाहों में जलन सी बेदार कर चुके थे। तकरीबन 22-23 साला लड़की अबाया पहने, घबराई हुई झुकी झुकी नज़रों के साथ झिझकते हुए अंदर दाखिल हुई। मेरी बर्दाश्त का मज़ीद इम्तहान मत लो हमज़ा। भाई, आपने कहा था ना मुझसे कि आपको मेरी हर शर्त मंजूर होगी अगर मैं घर वापस आ जाऊं तो। हमज़ा ने बड़े मान से बड़े भाई के शाने पर हाथ बढ़ा कर रखा, लेकिन उज़ैफ़ा ने उसको एकदम झटके से खुद से दूर किया और शोला बार लहजे में गोया हुआ, अव्वल तो मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये मेरे बात का सवाल नहीं है। उज़ैफ़ा का बस नहीं चल रहा था कि वो हमज़ा की हद से सिवा दलेरी पर 2 थप्पड़ एक दफ़ा फिर उसके चेहरे पर जड़ दे, लेकिन वो अजनबी लड़की के सामने बमुश्किल खुद पर पहरे बिठाने पर मजबूर, सब्र की आखिरी हदूद को छू रहा था उसका ज़ब्त उस वक्त। मैंने शादी कर ली है भाई, ये मेरी बीवी है हरीम अहमद। हमज़ा ने अपनी नई नवेली दुल्हन का हाथ मजबूती से पकड़ा, जैसे उज़ैफ़ा के सामने उसे प्रोटेक्शन फराहम कर रहा हो, जैसे वो जानता था कि उस वक्त उसकी बीवी के एहसासात किस कदर खौफ में लिपटे हुए हैं। और बस यही वो लम्हा था जब ज़ीनिश के हाथों से मोहब्बत से गुंधा गुलदस्ता ज़मीन पर गिरकर फर्श पर बिखरा था, बिल्कुल उसके नसीब की तरह ख्वाबों को भी रेज़ा रेज़ा कर गया था हमेशा के लिए। उफ, ये मोहब्बत, निकल जाओ अभी और इसी वक्त हमज़ा, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, समझे? अगर ये तुम्हारी बीवी है ना, तो फिर ये लड़की कौन है जो पिछले कई सालों से तुम्हारी मनकूहा के नाम से पहचानी जाती है? और लड़की, क्या तुम्हें पता है कि जिस शख्स की तुम बीवी बनी हो वो पहले से ही शादीशुदा है? उज़ैफ़ा ने दुल्हन साहिबा को भी बुरी तरह से झाड़ दिया। बस नहीं चल रहा था कि हाथ बढ़ाकर उसको घर से बाहर कर दे और हमज़ा की ज़िंदगी से भी निकाल बाहर फेंके, मगर शायद वो अपनी फितरत के ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकता था। और अगर लड़की, तुम्हें ये बात पता थी तो तुम पर तो मैं सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि तुमने भरी चारपाई पर अपनी सेज सजाने के ख्वाब बुने हैं। एक औरत हो तुम, कैसे दूसरी औरत का घर बर्बाद कर सकती हो? और देखने में तो बड़ी मासूम लग रही हो। काम तुम्हारे, बस करें भाई, आप मेरी बीवी से इस तरह पेश नहीं आ सकते। मैं इससे भी ज़्यादा बुरा पेश आऊँगा, क्योंकि ये ज़ैनी का मामला है, और ज़ैनी मेरी बहन है, मेरी बेटी है, बच्चा है मेरा, और मैं आपका सगा भाई हूँ भाई, अगर याद हो आपको तो। मेरी खुशी आपको अजीज़ होनी चाहिए, ना कि गैरों की। हमज़ा ने एक चुभती हुई नज़र ज़ैनी पर डाली। मेरी बीवी बेशक मासूम और बापर्दा रहने वाली पाकीज़ा लड़की है। ओह, तो इन मासूम अदाओं से तुमने मेरे भाई को अपने शीशे में उतारा है, क्यों? उज़ैफ़ा ने नफ़रत से नकाब से झांकती 2 नैन बरसाती आंखों में देखकर नखुवत से कहा, ऑल राइट, बस भाई, बहुत हो गया। मैं अपनी बीवी के बारे में अब मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। मेरी बहुत ही सादा और बेकसूर बीवी है। जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए, खामोश हो जाओ। हमज़ा, मेरा हाथ तुम पर एक दफ़ा फिर उठ जाएगा। उज़ैफ़ा ने अज़ियत से ज़ैनी को देखा, जिसकी हालत शदीद दुख से बेहद गैर हो रही थी। लबों पर जैसे ताला लगा कर बैठी थी और आंखें ज़ब्त से सुर्ख हो रही थी, मगर आंसू निदार्द थे। उठाइए ना हाथ। क्यों नहीं उठा रहे आप मुझ पर हाथ? एक दफ़ा पहले भी तो मुझे इस लड़की की वजह से मार ही चुके हैं आप, तो आज भी मार कर देख लें। हो सकता है ज़ैनी समेत आपको भी सुकून मिल जाए। किस सुकून की बात करते हो तुम? बोलो। मैं कहता हूँ मेरी बहन को आज़ाद करो,
اب بھی اسی وقت، نہیں تو میں۔ حذیفہ نے اپنے لاڈلے بھائی کا گریبان سختی سے مٹھیوں میں جکڑا تھا، جبکہ اس کے اس قدر غصے کو دیکھ کر حمزہ کے ساتھ کھڑی نئی نویلی دلہن تھر تھر کانپنے لگی، جیسے قیامت سے پہلے ہی قیامت کا منظر دیکھ لیا ہو۔ آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے حریم کے۔ اور جس لڑکی کو تم بار بار اپنی اہلیہ ثابت کر رہے ہو نا، تو اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آزاد کرو اس معصوم کو اس نام نہاد بندھن سے۔ حذیفہ نے آنسو پیتی زینی کے سر پر دست شفقت رکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں ہوں ابھی۔ صحیح کہا بھائی آپ نے، زینی میری بیوی ہے، مگر حریم میری من چاہی بیوی ہے۔ امید ہے آپ کو بیوی اور محبوبہ میں فرق کا علم ضرور ہوگا۔ حمزہ کے لہجے کی طرح اس کے چہرے پر بھی کسی قسم کی شرمندگی کے آثار موجود نہیں تھے۔ دوسری طرف وہ تھی جس کی روح میں حمزہ بستا تھا، لیکن آج وہ تہی دامان تھی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی زینی کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہ جھلکا تھا۔ شاید اب بھی وہ اس بے وفا کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی مزید، جو وہ پہلے ہی ایک دفعہ کر چکی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ تم اس گھر سے، اور جس لڑکی کو تم اپنی منمانی کر کے بیاہ کر لے کر آئے ہو نا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اب زینی سمیت میرا اور کبیر کا تم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں تمہارے ساتھ اپنا جینا مرنا ختم کرتا ہوں۔ بھائی آپ جانتے ہیں آپ جس لڑکی کے لیے مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکال رہے ہیں، اس کی اصلیت کیا ہے؟ کون سی اصلیت کی بات کر رہے ہو تم؟ بتاؤ۔ میری بہن پر اگر تم نے کسی بھی قسم کا گھناؤنا الزام داغا نا، تو میں تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ میری بہن پاک دامن ہے۔ حذیفہ کا گویا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ کتنی پاک دامن ہے آپ کی چہیتی، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ ملنے چلی تھی محترمہ اپنے محبوب سے، اور وہ بھی ٹیلی فونک فرینڈ شپ کی بنیاد پر۔ حمزہ تو جیسے پھٹ پڑا تھا، اور زینی اس کے لیے تو جیسے زمین میں دفن ہو جانے کا مقام تھا۔ وہ جانتی تک نہیں تھی کہ یہ کون سے الزام وہ اس وقت اس کے کردار پر لگا رہا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو؟ حذیفہ نے ایک تھپڑ تو پہلے ہی حمزہ کے چہرے پر دھرا تھا، اور اس کے بعد اتنی زور سے چیخا کہ پورے گھر کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ ثبوت؟ ثبوت چاہیے آپ کو؟ بھائی تو ثبوت یہ ہے لڑکی، یہ لڑکی ہے ثبوت۔ تحریم اپنا نقاب اتارو، مجھے اس قسم کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی ثبوت چاہیے۔ مجھے میری بہن پر بہت بھروسہ ہے۔ تمہاری بات کا یقین کرنا نہ کرنا مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے دفع ہو جاؤ اپنی اس نام نہاد بیوی کے ساتھ، اور کبھی مت دکھانا مجھے اپنا چہرہ آئندہ۔ حذیفہ نے حمزہ کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کے لیے قدم آگے بڑھایا ہی تھا، مگر زینی اسی لمحے دیوار بن کر حذیفہ کا راستہ روک گئی۔ بھائی آپ کو میری قسم، معاف کر دیں حمزہ کو، یہ اس کا شرعی حق ہے، ایک شادی کرے یا دو۔ اور رہی بات میری، تو ہم بعد میں آرام سے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ وہ کیوں دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی، اس لیے جھٹ حذیفہ کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے بیٹھی۔ نہیں بیٹا، اب ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بھائی اگر آپ کو میری جان عزیز ہے اور مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پلیز، دیکھ لیا تم نے، ایک وہ لڑکی ہے جو گھر سے نکلوانے کے در پہ ہے، اور ایک یہ لڑکی ہے جو تمہیں اب بھی گھر میں رہنے کے لیے میری منتیں کر رہی ہے۔ فرق کا اندازہ اگر تمہیں ابھی بھی نہیں ہوا نا، تو بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ حذیفہ نے ایک قہر آلود نظر حمزہ اور حریم پر ڈالی، اور خود جارحانہ انداز میں گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ سکون کے لیے اپنے اصل گھر، جہاں اس کا تھوڑا مگر مکمل بچپن گزرا تھا، جہاں اس کی ماں کی خوشبو تھی، جہاں جا کر وہ اپنے تمام غم بھولنے لگتا تھا۔ حذیفہ کا گھر، اس کے ماں باپ کا گھر۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ خود میں بڑی مشکل سے ہمت پیدا کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ وہ یہ سب مجبوری کے تحت کر رہی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل بے چین اور نادم تھا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ یہ تجربہ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ کیا، اس کے علاوہ کوئی بھی لڑکی اس کی جگہ ہوتی تو اتنی ہی بے حوصلہ اور خوف زدہ ہی ہوتی۔ وہ وہاں موجود سنگل سیٹر صوفے پر ٹک گئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔
ये एक अपार्टमेंट था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कभी कभी कोई शाज़ो नादिर ही इधर आता होगा। पूरा अपार्टमेंट गर्दो धूल और मट्टी से अटा हुआ था, जो उसकी नफीस तबीयत पर गिरा गुजर रहा था। फर्नीचर के नाम पर लाउंज में बस 2 ही सोफे मौजूद थे, बाकी पूरा डाइनिंग एरिया खाली था। लाउंज से मुल्हिका 2 दरवाजे थे, शायद बेडरूम के थे, लेकिन वो दोनों ही दरवाजे बंद थे, जबकि किचन लाउंज में ही बनाया गया था। एक सिंक और 2 ऊपर की तरफ लगे कैबिनेट पर मुश्तमिल ये किचन किसी भी किस्म के बर्तन और चूल्हे से बेनियाज इस बात की गवाही दे रहा था कि उसका शक 100% दुरुस्त है। यह अपार्टमेंट किसी की मुकम्मल रिहाइश में नहीं था। वो वहशत ज़दा सी उठ खड़ी हुई। लम्हे भर में उसकी छठी हिस्स किसी अनहोनी का पता देने लगी। अबाया झाड़ती वो तेज़ी से बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसे फ़िलहाल यहाँ से जाने में ही अपनी आफियत नज़र आ रही थी, लेकिन जाने के बाद उसके साथ क्या होना था ये सोच कर ही वो पल भर में लरस कर रह गई। लेकिन इधर रहकर जो होता उसके साथ, ये सोच भी उसकी जिस्म और रूह को फना कर देने के मुतरादिफ थी। वो अपार्टमेंट का दरवाज़ा अबूर करके बाहर निकलने को थी, लेकिन इधर वो कदम दरवाजे से बाहर निकालती जब न जाने कहाँ से वो दरवाजे के बीचों बीच दीवार बना हाइल हो चुका था। सामने मौजूद शख्स को देखकर वो बेतरह से सहमी थी। 2 कदम खुद ब खुद पीछे खिसके थे। अरे अरे बेबी, अभी तो आई हो और बगैर मुझे अपना दीदार का शर्फ बख्शे कहाँ चली माय डियर वाइफ? मैं तो तुम्हारे नोखेज हुस्न से लुत्फ अंदोज होने का पूरा हक रखता हूँ। प्लीज़ मुझसे ऐसी गुफ्तगू ना करें। तो फिर किससे करूँ ऐसी बातें? वैसे तुम मेरी हो ना जाने मन, तो बीवी से ही करूँगा ना यार, और किससे करूँगा ऐसी बातें? मायनी खेस से उसका अबाया में ढांपा वजूद देखकर वो कमीनगी और ढिठाई की तमाम हदूद पार कर चुका था। मैं आपकी वाइफ नहीं, मनकूहा हूँ। फ़िलहाल बेहतर है कि आप मुझे वो तस्वीर जल्द से जल्द दिखा दें जिनका आपने फ़ोन पर जिक्र किया था। वो हथेली फैलाकर बरहमी से बोली, मर्द का ये कौन सा रूप जो वो छोटी सी लड़की सहम गई थी। अरे मेरी कमसिन खिलती कली, मेरी भोली बीवी, मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारी मासूमियत पर। आपको समझ नहीं आ रही? मुझसे दूर रहें। और मुझे वो तस्वीरें, वो उसके हाथ अपनी शानों से झटकती कुछ और भी फासले पर जा खड़ी हुई। ओ हाँ, वो तस्वीर तुम खुद ही देख लो, और ये भी देख लेना कि जो लिबास तुमने ज़ेब तन किया है उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है, वरना बाद में तुम्हें ही शिकवा होगा जब सबकी नज़रों से वो पिक्चर्स गुजरेंगी। वो बुरे तरीके से उलझ गई थी। उसके सामने कभी किसी ने इस तरह के गलीज लहजे में बात नहीं की थी। बाप ने उसको सख्ती से रखा था, हमेशा ज़माने के गर्म सर्द से बचाने की मुकम्मल कोशिश की थी, मगर ये क्या हो रहा था अब उसके साथ? मैंने कहा ना कि मैं अभी आपकी वाइफ नहीं हूँ। ना चाहते हुए भी उसका लहजा भर्रा गया। चलो मान लिया जाने मन कि तुम मेरी मनकूहा हो। वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक ही कह रही थी। जितनी उसकी उम्र थी उस हिसाब से तो वो फिर भी काफ़ी हद तक समझदारी से काम ले रही थी। तो क्या मनकूहा को बीवी बनने में बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? वो उसकी कम अक्ली पर तमस्कराना लहजे में दरियाफ्त कर रहा था। सामने मौजूद शख्स, जो कि उसके शोहर के रुतबे पर फाइज था, के चेहरे पर झलकती खबासत को देखकर वो लरज उठी थी। वो छोटी ज़रूर थी, कम उम्र थी, ज़िंदगी की बहुत सारी हकीकतों से वाकिफ़ नहीं थी, मगर एक लड़की ज़रूर थी जो खुद पर पड़ने वाली गलत और गलीज़ निगाहों का मतलब काफ़ी हद तक समझ चुकी थी। उसको 2 दिन से जहन पर जोर डालने के बावजूद ये याद नहीं पड़ रहा था कि उन दोनों के निकाह के दिन ली गई तस्वीर में से ऐसी कौन सी तस्वीर हैं जो उसके माँ बाप की इज्जत पामाल करने का बाइस बन सकती हैं। जिंदगी भी ना जाने कैसे कैसे इम्तहान लेने पर बज़िद थी। उससे अभी 3 माह पहले ही तो उसका निकाह हुआ था, और ये उसके शोहर से उसकी पहली मुलाकात थी इन 3 माह के बाद। मुझे जाना है वापस, अभी और इसी वक्त। तुम जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, मगर तुम्हारे घर पहुंचने से पहले
तुम्हारे घर के दरवाजे पर तलाक नामा पहुंच चुका होगा। और फिर एक दफ़ा ये तो सोचो कि तुम समेत तुम्हारे घर वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे तलाक याफ्ता बेटी कहलाने के बाद। उस शख्स के अल्फाज थे या बम का गोला, वो सहम सी गई। तुम्हारा दिल का मरीज बाप क्या मुंह दिखाएगा किसी को जब इस छोटे से मोहल्ले में जान पहचान के लोगों से मिलेगा। और तुम्हारी माँ, वो तो शायद इस खबर को सुनकर ही मर जाएगी। अरे हाँ, आखिर में तुम्हारी बहन भी तो है, वो शायद, उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। हो सकता है वो बाकी की ज़िंदगी अपनी माँ बाप की दहलीज पर हमेशा तुम्हारी वजह से लगने वाले धब्बे के बाइस एड़ियाँ रगड़ती रगड़ती बूढ़ी हो जाए। वो सफाकी से कहता ज़बरदस्ती उसको बाजू से थाम कर अंदर वापस लाउंज में लेकर आ गया था। ऐसा लग रहा था उस बेदर्द शख्स के अंदर दिल नाम ही को ना हो। होशियारी से अपार्टमेंट का दरवाज़ा, जो कि पूरा चाक हुआ था, बूट की नोक से बंद करना वो नहीं भूला था। दूसरी तरफ वो थी जो सिर्फ आज इसी पल यहाँ मौजूद थी कि इस शख्स से, जो कि उसके शोहर के रूप में भेड़िया बना हुआ था, उसे धमकी ही ऐसी दी थी कि उसको आते ही बनी। और अब यहाँ आकर वो सोच रही थी कि कम से कम माँ को तो बता देती। किसी को बताए बगैर आने का नतीजा उसको सामने नजर आ रहा था। अगर तुम नहीं आई, उसकी समातों में उसकी धमकी लहरा रही थी। अगर तुम नहीं आई मुझसे मिलने, तो तुम्हारे निकाह वाली तस्वीर में कुछ ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद हैं जिनमें तुम्हारे कपड़ों में कुछ कमी देखी है मैंने। और अगर तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ तो मैं वो तस्वीर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और ना आने की सूरत में या किसी को भी बताने की सूरत में अपने अंजाम की तुम खुद जिम्मेदार हो सकती हो। वो 2 दिन तक मुसलसल खुद से जंग लड़ती रही, मगर फिर मजबूरन माँ बाप और ख़ुद के निकाह को बचाने के लिए यहाँ पर उसके घर ये सोचकर आ गई कि बाकी घर वाले भी मौजूद होंगे उसके, जो लोग निकाह के वक्त थे, माँ और बहन भाई। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आपके पास मेरी जो भी तस्वीर हैं मुझे बराह करम वापस कर दें। इसके बाद मैं ये रिश्ता खुद ही ख़त्म कर दूँगी। हाँ ज़रूर, ख़त्म कर देना ये रिश्ता, मगर इससे पहले एक ज़रूरी काम और हो जाए ज़रा। वो सोफ़े पर से धक्का देकर उसको ज़मीन पर गिराकर उसके ऊपर झुका था। ये सब क्या है? वो बुरी तरह से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस क्या, छोड़ो मुझे। अब तक तो कोई तस्वीर नहीं थी तुम्हारी मेरे पास, लेकिन आज के दिन मैं तुम्हारी इतनी तस्वीरें बनाऊंगा कि तुम देखते नहीं थकोगी। मेरी कमसिन और मासूम छोटी सी परी। मतलब आपने मुझसे झूठ बोला था? बिल्कुल, उस वक्त झूठ बोला था, मगर अब सच कहकर उस झूठ को भी हकीकत का नाम ही तो दे रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? कहा ना बेबी, उस वक्त तो झूठ बोला था, मगर अब सच करके दिखाऊंगा। उसने उसका अबाया और स्कार्फ बेरहमी से उतारकर सिला के हाथ की एक तरफ उछाला, मगर सिला ने अपने स्कार्फ खुदा की तरफ से गैबी मदद जाना और कमाल फुर्ती का मुजाहरा करते हुए ज़मीन पर गिरा अपना स्कार्फ उठाकर हाथ बढ़ाकर समीर के गिर्द नामहसूस अंदाज में उसकी पुश्त पर ले जाकर दूसरे हाथ की मदद से गले में फंदा सा बांध दिया। समीर इस उफ्ताद के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था और लम्हों में बौखला गया, जबकि सिला ने इसी को मौका गनीमत जाना और हिम्मत करके स्कार्फ को समीर की गर्दन के गिर्द दोनों हाथों से खींचकर मज़ीद गिरफ्त सख्त कर दी। अब समीर बाकायदा खांसते हुए सिला से कुछ फासले पर गिरा हुआ था, मगर फ़िलहाल उस वक्त समीर की हर तदबीर उल्टी उसी के मुंह को आ रही थी। मैं कहती हूँ कि मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो, नहीं तो मैं तुम जैसे दरिंदे पर तरस नहीं खाऊंगी, मार डालूंगी मैं तुम्हें, समझे? समीर को बुरी तरह दम घुटने के बाइस खांसता देखकर सिला की हिम्मत कुछ और भी बंधी थी और अब वो मुकम्मल तौर पर खुद को संभालते हुए उठ बैठी थी, जबकि समीर अब भी ज़मीन पर नीम दराज खांसता हुआ अपनी गैर होती हालत पर मातम तक करने के काबिल नहीं रहा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक तलाक। और बस यही वो लम्हा था जब सिला को अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। जल्दी से उसके गले में गिरा लगाई, सख्त की, ताकि वो बआसानी खोल ना सके। मज़ीद 2-3 बल डालकर स्कार्फ में
समीर को बुरी तरह तड़पता छोड़कर जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर निकली। जानती थी अच्छी तरह कि समीर कुछ ही देर में गिरहें खोलकर उसको ढूंढता हुआ बाहर आने वाला होगा, लेकिन आज उसको हिजाब की कदर कीमत का सही मायनों में अंदाज़ा हुआ था। मेरे खुदा, तेरा करम हुआ मुझ पर जो तूने मेरे तन की जीनत, मेरी इस्मत और मेरी इज्जत महफूज रखी। बेशक तू बड़ा गफूर है, शुक्र। सिला ने माथे पर आया पसीना अपने कांपते हाथ की पुश्त से साफ किया। दिसंबर की यख बस्ता ठंड के बावजूद खौफ और मुस्तकिल भागने से उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो चुका था। रात की तारीकी में उसके प्यारे से घर की दरो दीवार उसको अपनी पनाहगाह, महफूज पनाहगाह महसूस हुए। वो दीवार से टेक लगाए सांस भी ऐसे ले रही थी जैसे दीवार से बाहर मौजूद पुलिस की भारी नफरी उसके साथ शामिल हो और उनको खबर ना दे। वहशत ज़दा सी वो बार बार पर्दे की ओट से बाहर झांक रही थी, जहां अब भी पुलिस मुतलाशी थी उसके लिए। समीर ने उस पर चोरी प्लस कातलाना हमला का इल्ज़ाम लगाकर पुलिस को साथ लिया था और अब वो उसको करीब के एरियाज़ में किसी ज़ख्मी शेर की तरह तलाश कर रहा था। समीर एक ख़ास ब्रोकर था जो कि ये कहकर लड़कियों के माँ बाप को सब्ज़ बाग दिखाता कि वो शादी के बाद बाहर ले जाएगा, जहेज़ में कुछ नहीं लेगा। हद ये कि ये एक पूरा गिरोह था जो पहले किसी इलाके में घर किराए पर लेता, फिर कुछ अरसा क़याम करने के बाद लोगों से घुलने मिलने से लेकर रिश्ते तय करने और फिर निकाह तक का काम बड़ी सफाई और प्लानिंग से करता। निकाह के बाद लड़कियों को किसी न किसी तरह मिलने बुलाया जाता, उनकी वीडियोस बनाकर उन मासूम लड़कियों को ब्लैकमेलिंग के ज़रिए गलत और मकरूह कामों में इस्तेमाल किया जाता। मगर इस दफ़ा सिला ने पांसा ही उल्टा कर रख दिया था। चंद लम्हों बाद उसको घर में आहट सी होती महसूस हुई, जैसे कोई दरवाज़ा खोलकर लॉन के अंदर दाखिल हुआ हो। सरासीमा होकर उसने डरते डरते इधर उधर नज़र दौड़ाई। कुछ ही फासले पर लैंप जलता रखा देखकर उसने एक गहरा सांस लिया। झपटने के से अंदाज में लैंप उठाया। सिला एक हाथ में लैंप मजबूती से पकड़े मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो चुकी थी आने वाले पर हमला करने की गर्ज से। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो इस लैंप से या मेरे सर को ज़ख्मी करने का सोच रही हो तो ये नामुमकिन है। उज़ैफ़ा की उस तरफ पुश्त थी। वो अपना हाथ से गिरा मोबाइल उठाने को ज़मीन पर झुका था जब उसको मोबाइल की स्क्रीन से लैंप की मध्यम रोशनी के बाइस सिनफ़े नाजुक का अक्स दिखाई दिया। वो लम्हे में सीधा होकर उसको दीवार से लगा, जैसे सिला के लिए फ़रार की तमाम राहें मसदूद कर डाली थी। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे बस पनाह चाहिए। बेहंगम सांसें और लड़खड़ाता लहजा, उस पर तजाद, पंखड़ी की मानित फड़फड़ाते लब, नशीली सियाह आंखें जिनमें खौफ का तलातुम बरपा था। वो छोटी सी लड़की किसी को भी चारों शानी चित करने के लिए काफ़ी थी।